हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने साइंस में एक टॉपिक कंप्लीट किया था प्रकाश की प्रकृति। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ओके, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट आती है उसे आपने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसे हम सही तरीके से समझते हैं साइंटिफिक भाषा में कि कैसे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। एक्चुअल में आप जिस सतह की बात करते हो सतह क्या होती है। ओके, तो समझिएगा। माध्यम एक, इससे इधर माध्यम एक और इधर दूसरा माध्यम है माध्यम दो। तो जो माध्यम को अलग करने वाली जो लेयर होती है जहां से अलग अलग माध्यम हो जाते हैं, देखो पहला माध्यम है दूसरा माध्यम है, इसे ही हम सतह बोलते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश किरण इस सतह से टकराती है तो यहाँ पर चार घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं। चार घटनाएं, ठीक है, सिर्फ परावर्तन नहीं, चार घटनाएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखिए। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा प्रकाश का पूर्ण अवशोषण। ओके, तो हमने ये भी समझ लिया कि सतह क्या होती है, जिसे हम पढ़ते आए कि कोई प्रकाश किरण सतह से टकराकर या उसी माध्यम में जाती है या दूसरे माध्यम में जाती है। तो एक्चुअल में सतह का मतलब क्या है, जहाँ से माध्यम चेंज हो जाता है डिफरेंट, उस जहाँ पर जो लेयर होगी उसे ही हम सतह मानेंगे, उसी को हम सतह बोलते हैं। तो अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो चार कंडीशन होती है: परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या प्रकाश का पूर्ण अवशोषण। अगर ये हो गया प्रकाश का पूर्ण अवशोषण तो बाकी घटना घटने की कोई संभावना ही नहीं है। इसका मतलब ये है, इसे थोड़ी हम समझ लेते हैं, फिर बाकी इन सबको डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परावर्तन पढ़ेंगे, फिर इन सबको। प्रकाश का पूर्ण अवशोषण का मतलब है अगर प्रकाश किरण किसी भी सतह पर आपतित हुआ और पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया तो ना तो परावर्तन होगा, ना अपवर्तन होगा, ना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस कंडीशन में जो ये वस्तु है, यहाँ पर जो भी वस्तु होगी जहाँ से माध्यम चेंज हो रहा है वो हमें डार्क दिखेगी। डार्क मीन्स की दिखाई नहीं देगी, आप कह सकते हो डार्क। एक्चुअल में इसे हम ब्लैक भी कहते हैं। ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, काला रंग हम बोलते हैं। जहाँ पर कोई रंग नहीं होता वहाँ काला होता है, मीन्स ब्लैक वैसे कोई कलर नहीं है, जिसे हम डार्क भी कह सकते हैं। तो अगर पूर्ण अवशोषण हो जाएगा तो वस्तु या सतह डार्क हमें दिखाई देगी। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन तीन में से कोई घटनाएं एक घटित होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम परावर्तन को पढ़ते और समझते हैं। तो चलिए देखें परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, ये कोई प्रकाश किरण है और इस सतह से लंबवत अभिलंब होता है, अभिलंब, इसे हम अभिलंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में सेम मीडियम होना चाहिए, मीन्स उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार ध्यान से और समझिएगा और एक पॉइंट यहाँ पर ठीक से समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और उसका कुछ भाग ध्यान रखना है, पूरा भाग नहीं, अगर पूरा भाग जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर जो ये किरण आपतित होती है इसे आपतित किरण बोलते हैं। जो ये परावर्तित होती है इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ये अभिलंब होता है और अभिलंब के साथ जो ये आपतित किरण कोण बनाती है जिसे हम आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। और
परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती से हम आर बोलते हैं। रिफ्लेक्शन एंगल मीन्स परावर्तन कोण। ओके, तो हमने समझ लिया कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन कैसे होता है हमने ये भी देख लिया। इसमें हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सतह से टकराती तो उसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम बोलते हैं परावर्तन। पूरा भाग वापस नहीं जाएगा वरना पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, इसे हम आगे समझेंगे फिर, ठीक है ना। तो इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो हमने समझ लिया कि परावर्तन क्या होता है। अब हम समझेंगे परावर्तन के प्रकार, कि परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो परावर्तन का प्रकार, दो प्रकार से परावर्तन होता है, एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित परावर्तन क्या है समझे, ये पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, जैसे आपका मिरर, दर्पण, इसमें नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन का मतलब ये है कि अगर आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होंगी। इसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। मीन्स स्मूथ सरफेस पे होता है, पॉलिश्ड सरफेस पे, ठीक है ना। जैसे हमारा मिरर हो गया, एग्जाम्पल मिरर। और जो ये अनियमित परावर्तन होता है, अगर आप देखोगे तो ये खुरदुरी सतह पर होता है, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस पे होता है और ये खुरदुरी सतह पर होता है। यहाँ पर अगर आपतित किरण समांतर हैं तब भी जरूरी नहीं, अगर आपतित किरण समांतर हैं तो भी यहाँ पे परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। अब देखें, एक ऐसे जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद एक ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे। इसको हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। ये खुरदरी सतहों पर होता है। अब एग्जाम्पल खुरदरी सतह आप कुछ भी ले सकते हो, दीवार हो गया, कुछ भी हो गया, समथिंग, एनीथिंग। और यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया, इसमें मिरर। देखो ये जो अनियमित परावर्तन है, इसी के कारण हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, जब प्रकाश उससे टकराता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो ये अनियमित परावर्तन के कारण ही है, किसी वस्तु का दिखाई देना। अनियमित परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर ये नहीं होगा, अगर नहीं हुआ, नहीं है अनियमित परावर्तन, तो फिर क्या होगा, या तो वस्तु हमें बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगी या बहुत ज़्यादा ब्राइट, चमकीली दिखेगी। वस्तु बहुत चमकदार या डार्क दिखेगी। मीन्स आप ये कह सकते हो कि अनियमित परावर्तन हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, किसी वस्तु को देखने के लिए। अगर अनियमित परावर्तन नहीं होगा तो हम चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाएंगे। ओके, वैसे कई लोग ये कह सकते हैं कि सर ये जानकर क्या फ़ायदा, वस्तु तो हमें अभी भी दिखाई देती थी जब हम नहीं भी जानते थे। तो ये बात तो सही है, लेकिन एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। अब चलिए परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया परावर्तन क्या है, परावर्तन के प्रकार पढ़ लिया, अब परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला जो नियम है, फर्स्ट, अभिलंब आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ठीक है। अभी हमने लिख लिया,
ये आपतन कोण होता I और ये परावर्तन कोण होता है R। ओके, तो जो फर्स्ट नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये पहला नियम है। ओके, सेकंड नियम देखें, दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल, इसी तल पे हैं। ठीक है, सदैव एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, लिख देता हूं इसको मैं। आपतित किरण, और अभिलंब सदैव एक ही तल और एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस तरह ये परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे समझेंगे। यहां पर हमने देखा I = R, जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान है। तो अगर I = 0, आपतन कोण का मान 0 हो तो, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं, तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। इस कंडीशन में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I आपतन कोण का मान 0 कब होगा, जब ये आपतित कोण इधर अभिलंब की ओर आ जाए, सीधे सीधे। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपतित किरण है, ये जैसे अभिलंब है हमारा, तो आपतित किरण भी यही रहेगी, अभिलंब के ऊपर ही जस्ट, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित किरण भी जस्ट ऐसे ही जाएगी इस डायरेक्शन में, अपोजिट। ठीक है, तो जब आप, इसका मतलब ये हुआ I = 0 एंड R = 0। यदि आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपतित किरण है सतह से लंबवत है। ठीक है, सतह से लंबवत है, या हम कह सकते हैं अभिलंब के समांतर है। तो इसका मतलब हुआ आपतित किरण और परावर्तित किरण सतह के लंबवत है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे। परावर्तन में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार से बनेगा, या तो वास्तविक होगा या तो आभासी। हम यहाँ पर ये समझ ले रहे हैं कि वास्तविक कौन सा होता है और आभासी कौन सा होता है। या तो वास्तविक होगा या तो आभासी होगा। तो चलिए मैं समझा रहा हूं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है। जैसे मान लीजिए अभी मैं ले रहा हूं आपको यहां पर अवतल दर्पण, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी प्रतिबिंब समझाना इसलिए मैं इसे यहां पर ले रहा हूं। यहां मैं एक प्रतिबिंब बनाता हूं, देखो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट वस्तु लिया था AB, और इसका जो प्रतिबिंब बना A', B' है। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं वस्तु सीधी थी लेकिन इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, और जो इसलिए तो वास्तविक में हम यही देखने वाले और लिखने वाले हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा बनेगा। ओके, और इसमें क्या है, उल्टा तो बन ही रहा है, साथ में अगर हम देख रहे हैं दर्पण, ये है मिरर। अगर हम समतल दर्पण की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जब आप समतल दर्पण के सामने होते हैं तो जो आपका इमेज होता है वो सीधा होता है और दर्पण के अंदर रहता है ना, दर्पण के सामने नहीं आ जाता इमेज। जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर होता है और सीधा रहता है। तो समतल दर्पण में उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। हम अभी वास्तविक के लिए समझ रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा रहेगा
और दर्पण से सामने बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसे देखना है तो हम ऐसे नहीं देख सकते इसको, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है, इसे दर्पण, समतल दर्पण जो हमारे घर में होता है, हमें हमारा प्रतिबिंब ऐसे ही दिख जाता, हम खड़े होंगे, हमें अंदर दर्पण के अंदर दिखेगा सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब हमें अपने आप ही दिख जाएगा, कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब देखना है, क्योंकि दर्पण के सामने बनता है, तो आपको यहाँ स्क्रीन लगाना होगा। एक स्क्रीन लगाओगे, पर्दा, तो उस पर्दे में ये प्रतिबिंब बनेगा, तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है? उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हमेशा उल्टा बनेगा और इसे पर्दे पर ही हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें, आभासी प्रतिबिंब की, तो चाहे आप इसमें समतल दर्पण भी ले सकते हैं, या तो मैं उत्तल दर्पण से इसे समझा दे रहा हूं, बाकी फिर डिटेल से हम उत्तल दर्पण आगे पढ़ेंगे। ये दर्पण के अंदर का भाग है, दर्पण से बाहर ये है। यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लो ए बी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ए बी था, ए डैश बी डैश। ये कैसे प्रतिबिंब बनते हैं आगे हम इसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में सिखाऊंगा आपको, आप भी बना लोगे। यहाँ सिर्फ मुझे समझाना था कि वास्तविक कौन सा है और आभासी कौन सा है। तो सिर्फ अभी आपको सिर्फ इसमें फोकस करना कि वास्तविक क्या है और आभासी क्या है, बनाते कैसे हैं वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें आभासी प्रतिबिंब में, तो वस्तु सीधी है तो हमारा प्रतिबिंब भी सीधा है। और दूसरी बात अगर हम देखें, जो हमारा प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर बन रहा है, अंदर तो हम स्क्रीन लगा नहीं सकते। जैसे अगर आप सोचो समतल दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब स्क्रीन में देखना चाहते हो पर्दे में, तो क्या दर्पण के अंदर ले जाके लगा दोगे? क्या नहीं लगेगा ना। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सीधा होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सकता है। ओके, क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, नहीं क्लियर हुआ होगा तो समतल दर्पण घर में होगा ही, उसके सामने खड़े हो जाइएगा। तो अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं। जो अभी हम पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषताएं, आप घर में भी इसे देख सकते हैं। दर्पण के सामने आप जाना और यही सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। दिखती तो है, लेकिन हमने आज तक कभी इसमें ध्यान नहीं दिया हुआ, और क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर हमें नहीं बनता। तो समतल दर्पण की विशेषताएं, तो चलो सबसे पहले तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना लेते हैं कि बनता कैसे है। ये मान लो हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। ये पीछे ऐसा क्या होता है, ये पॉलिश, सिल्वर कलर का पॉलिश रहता है इस पे, ठीक है। इसके सामने अगर हमने एक वस्तु रख दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, मान लो कि आप ही खड़े हो, तो कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा? देखो, सतह से लंबवत प्रकाश किरण जा रही, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था परावर्तन में, अगर सतह से लंबवत होती है तो सीधे उसी मार्ग में वापस आ जाती, परावर्तित होगी। जहां I = 0 था, R = 0 था, वही वाला कंडीशन। तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। इसे अगर हम पीछे बढ़ाएं, डैश डैश, एक दूसरा प्रकाश किरण हम इधर ले लेते हैं, तो इधर से टकरा के ऐसे आ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और अगर इसे भी हम पीछे बढ़ाएं, तो जहां पर ये पीछे बढ़ाने पर मिलती है प्रकाश किरणें, वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। तो अगर आप देख पा रहे हो समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब है,
सीधा बन रहा है, सीधा मीन्स कि आभासी प्रतिबिंब है। दर्पण के अंदर बन रहा है मीन्स हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या दिख रहा है, जो वस्तु का आकार है उसी आकार का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप समतल दर्पण में देखते होंगे ये। और क्या है, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और भी जो भी सारी चीज़ें हैं एक एक करके हम इसमें लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर, जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार का। कौन? प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार का। दूसरा पॉइंट क्या है, आप यहां से ही देख सकते हैं, दर्पण से दूरी वस्तु और प्रतिबिंब की बराबर होती है। दर्पण से दूरी बराबर किसकी? वस्तु और प्रतिबिंब की। दर्पण से दूरी बराबर होती है दोनों की, वस्तु और प्रतिबिंब की। थर्ड, जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सीधा और आभासी। सीधा और आभासी दिख रहा होगा आपको। सीधा है तो मतलब आभासी होगा। ओके, नेक्स्ट चौथा नंबर। चौथा नंबर, आप लोग भी दर्पण के सामने तो दिन भर जाते होंगे, तो चौथा क्या है बता सकते हो? पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा मतलब समझते हैं, अगर आपने बायां कान पकड़ा हुआ है तो दर्पण में आपको दायां दिखेगा, पार्श्व उल्टा हो जाता है, ऐसे घूम जाता है। तो प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा। प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। फिफ्थ नंबर, यदि दर्पण और वस्तु दोनों d दूरी तक हटा दिए जाएं तो प्रतिबिंब 3d दूरी तक हट जाता है। अगर दोनों वस्तु और दर्पण दोनों को अगर d दूरी तक हटाया जाए तो हमारा प्रतिबिंब 3d दूरी तक हट जाएगा। यदि वस्तु और दर्पण d दूरी तक हटाया जाए तो प्रतिबिंब 3d दूरी तक हट जाएगा। ओके, सिक्स्थ नंबर, अगर सिर्फ वस्तु को d दूरी तक हटाया जाए तो प्रतिबिंब भी सिर्फ d दूरी तक ही जाएगा। यदि सिर्फ वस्तु को d दूरी तक हटाया जाए तो प्रतिबिंब d दूरी तक हटेगा। ओके, और यदि सिर्फ दर्पण को d दूरी तक हटाया जाए, सिर्फ दर्पण को, तो अगर हम दर्पण को d दूरी तक हटाते हैं, सिर्फ दर्पण को d दूरी तक, तो प्रतिबिंब 2d दूरी तक हट जाएगा। ठीक है, यदि सिर्फ वस्तु को d दूरी हटाते हैं तो d दूरी ही हटता है प्रतिबिंब, लेकिन अगर हम दर्पण को d दूरी तक हटाते हैं तो प्रतिबिंब 2d दूरी तक हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8th नंबर, यदि वस्तु u वेग से चले तो प्रतिबिंब 2u वेग से चलेगा। ठीक है, यदि वस्तु u वेग से चलेगी तो प्रतिबिंब 2u वेग से चलेगा। ओके, नेक्स्ट, यदि आपतित किरण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, जो ये आपतित किरण है अगर हम थीटा कोण से इसको घुमा दें, तो अगर आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाए
तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। और एक लास्ट पॉइंट ये है, अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है पूरा, तो समतल दर्पण का आकार या साइज क्या होना चाहिए? आपके आकार का जस्ट आधा होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। अगर समतल दर्पण का जो आकार है या लंबाई, अगर आपके आकार या लंबाई की आधी है तो आप उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। वरना अगर आपके लंबाई के आधे से कम है तो फिर आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे पूरा। ठीक है, तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आकार वस्तु का आधा होना चाहिए। कम से कम आधा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं थी जो इंपॉर्टेंट है और हमने पढ़ लिया है। इनमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक आखिरी चीज इसमें जो कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अगर 2 समतल दर्पण को थीटा कोण में रख दिया जाए तो उसमें कितने सारे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो चलिए समझते हैं 2 दर्पण। अगर ये थीटा कोण पर रखे हुए हैं दो दर्पण, तो इनके बीच अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे, दोनों में कुल मिलाकर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब की जो संख्या होती है, प्रतिबिंब की संख्या, तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी सदैव विषम नंबर होगा, विषम संख्या आएगी। तो प्रतिबिंब की संख्या ये होती है 360/थीटा। अगर इसे सॉल्व करने पर कोई सम संख्या आ रही है, जैसे मैंने बताया ना कि जो भी प्रतिबिंब की संख्या होगी, नंबर ऑफ इमेज जो होगा, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम नंबर पे बनेगी। तो अगर इसे सॉल्व करने पे सम नंबर आता है, सम संख्या आती है, तो फिर इसमें एक माइनस कर देंगे। तो अगर विषम ही है तो आंसर यही हो जाएगा विषम के लिए। लेकिन अगर इसे सॉल्व करने से सम संख्या बनती है कोई, तो फिर इसमें एक माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये सम संख्या के लिए। अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर, देखेंगे। इसके अलावा एक चीज हम और समझते हैं कि अगर 2 समतल दर्पण को समांतर रख दिया जाए एक दूसरे से, अब इनके बीच अगर आप कोई वस्तु रखोगे तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम यहां से देख सकते हैं, इसका अगर हम यूज करें 360/थीटा। थीटा क्या होता है? कोण, 2 दर्पण के बीच का कोण। अगर दोनों दर्पण समांतर हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री है। देखो, इनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री होगा। तो 360 थीटा की जगह 0 डिग्री डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट, अनंत, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर पर भाग लगाते हैं तो अनंत आता है। मीन्स अगर 2 दर्पण समांतर रखे हुए हैं तो उनके बीच अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ओके, और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर 30 डिग्री पर, 30 डिग्री में अगर कोई दर्पण 2 रखे गए हैं, उनके बीच कोई एक वस्तु रख दी गई है तो उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। सॉल्व करते हैं। 360/थीटा कितना है? 30 डिग्री, 12। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो हमेशा विषम में रहेगी। तो अगर सम आता है तो उसमें से एक माइनस करना होता है, मतलब 11 प्रतिबिंब बनेंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 11। और अगर सॉल्व करने से डायरेक्ट विषम ही आता है तो फिर आंसर हमारा वही रहेगा। लेकिन अगर सॉल्व करने से सम संख्या बनती है तो उसमें आपको एक माइनस करना होगा। मीन्स ये वाला हमें यूज करना है, फिर एक माइनस करना होगा। ठीक है,
तो इस तरह हमने आज परावर्तन पढ़ लिया और समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और भी कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।